बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। अब किसान भाई बहन मन देखू नवा साल आई गलक आ नवा साल में रौरे मन के नवा जानकारी चाहिए तो जानकारी तो मिली। ऊपर से पहले रौरे मन के नवा साल के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद है नहीं। तो किसान भाई बहन मन आज जे हम नवा जानकारी लेके आए ही उके देखे कर आगे चलू हमरे देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुदानित दर पर देता है पशु आहार। जैविक दवाओं द्वारा करे नियंत्रण भिंडी में लगे फली छेदक कीटों का। दवा छिड़काव के काम को आसान करता है बैटरी चलित स्प्रेयर। अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है। इसी पर बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन निर्भर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। सुकरों में प्रमुख तौर पर स्वाइन फीवर रोग लगते हैं। सुकरों को तेज बुखार, खाना कम कर देना इत्यादि इस रोग के लक्षण हैं और यह रोग संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इन रोगों से ग्रसित हो जाने पर पशुओं का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। यह रोग सुकरों में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उचित समय पर स्वाइन फीवर का टीका अवश्य लगवाएं। वर्तमान समय में किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं। वो बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की स्वर्ण अलौकिक, स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। स्वर्ण अलौकिक और स्वर्ण रेखा ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। यदि भिंडी की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप हो तो हमारे कृषि विशेषज्ञ की राय है कि रासायनिक दवाओं के बजाय जैविक दवाओं का प्रयोग करना बेहतर साबित होगा। कृषक बंधु भिंडी के फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। यह फसल की सेहत और हमारे सेहत के लिए भी बेहतर है। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव कर आमतौर पर कृषकों को करना पड़ता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है यह बैटरी चलित स्प्रेयर। यह स्प्रेयर तरल दवाओं और फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती। चूँकि यह यंत्र बैटरी से चलता है, इसीलिए दवा छिड़कने में बहुत कम समय लगता है। इसकी बैटरी रिचार्जेबल है और एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम किया जा सकता है। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार। तो किसान भाई बहन मन कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में जान ली। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं।
ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। विराम के बाद रौरेमन के बाद फिर से स्वागत है। तो अब रौरेमन के इंतजार है जानकारी के, है नहीं? तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी किसान भाई बहन मन, वो जानकारी है कि गोभी वर्गीय फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन, है नहीं? इके तो भाई जानना बहुत ज़रूरी है कि गोभी वर्गीय फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करे का है। तो चलो रौरेमन के सीधे हम लेकर चले थे फीचर कर माध्यम से एक जानकारी के दिवाई देवा थी। गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली जैसी सब्जियां आती हैं जो कि बलुई दोमट मिट्टी में उपजाई जाती है। अगर आप भी गोभी वर्गीय फसल उगाना चाहते हैं या उसकी खेती करना चाहते हैं तो आपको जिन बातों पर ध्यान देना है उनमें सबसे अधिक पोषक तत्वों का प्रबंधन
बहुत ज़रूरी है। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम ICAR प्लांटू पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK नायक जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गोभी वर्गीय फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि किसी भी सब्जी में, खास करके गोभी वर्गीय सब्जियों की अगर बात करें तो इसमें अगर पोषक तत्व सही से पड़ेंगे तो उसका उत्पादन अच्छा से होगा और हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर गोभी वर्गीय फसलों की बात की जाए तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व देना उपयुक्त होगा? हाँ, गोभी वर्गीय सब्जी के लिए बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। हमारे 17 पोषक तत्व हैं, जैसे है कि हमारे नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे हो गया आपका जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सभी 17 पोषक तत्व जो है कम ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे हम अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन की या फास्फोरस की या पोटास की, जो आप यूरिया, DAP और MOP से डालते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो थोड़ा कम मात्रा में चाहिए। तो हम बात करते हैं थोड़ा झारखंड के मिट्टी में। ये झारखंड का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी होता है और लाल मिट्टी है। और इस अम्लीय मिट्टी में हम कोई भी अगर खाद डालते हैं तो वो अघुलनशील हो जाता है और पौधे को नहीं पहुंच पाता है, जड़ के द्वारा वो माध्यम से वो नहीं पहुंचता है। तो इसलिए हमें जो भी अम्लीय मिट्टी में पहले हमें चूना डालना बहुत ज़रूरी है। चूना का जो मात्रा है 1.5 kg से लेके 2 kg प्रति डिसमिल पहले हमें मिट्टी में अच्छे से मिला देना होगा। उसके बाद हम कोई भी खेती करते हैं, सब्जी खेती करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे आप गोभी वर्गीय सब्जी के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे आप किसान भाई आप लोग यूरिया, DAP और MOP के साथ साथ आप जैविक खाद भी उसके साथ अच्छा से मिला के आपको डालना होगा। उसके बाद जो पोषक तत्वों की हम जब अभी बात करते हैं, जो स्वाद बढ़ाता है और जो उसमें जो चमक आता है, जो उसका आकार में उसका जो साइज बढ़ाता है, उसको हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि आपका जो मार्केट में जो वैल्यू है आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम की मात्रा, जो हमारा जो मिट्टी में जो अम्लीय मिट्टी में है, कैल्शियम बहुत ही कम मात्रा में होता है और उसकी कमी से जो फूलगोभी वगैरह में फल जो उसका फूल है, फूल नहीं पकड़ पाता है या फूल जैसे गिर जाता है, ये कैल्शियम के कमी से ज़्यादातर दिखता है। तो इसमें हमें कैल्शियम नाइट्रेट 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, जैसे फूल धरने से पहले हमें इसको डालना होगा। उसके साथ साथ और एक पोषक तत्व है कि जैसे बोरॉन की अगर हम बात करते हैं, बोरॉन ये बहुत ही ज़रूरत जो पोषक तत्व है पौधे को चाहिए। बोरॉन की कमी से एक तो है आपका जो फूल गोभी में फूल जो है उसमें ऊपर में एक काला जो ब्राउन कलर की धब्बा आ जाता है। उसके साथ साथ उसमें पत्ता भी छोटा छोटा पत्ता आ जाता है जैसे देखेंगे। और उसमें क्या होगा, सफ़ेद नहीं होगा, थोड़ा ब्राउनिश छोटा छोटा कड़ होता है, जो साइज में भी कमी आ जाता है। तो इसके लिए हमें बोरॉन की मात्रा डालना है। और जब भी आप बोरॉन डालेंगे, जैसे आप रोपाई करते हैं, जैसे फूल गोभी आप रोपाई करते हैं, रोपाई के 10 दिन के बाद से आपको छोड़ देना है। 3 बार आपको ये बोरॉन की मात्रा डालना होगा 10 दिन के बाद। 10-10 दिन के अंतराल में 3 बार आपको बोरॉन की जो मात्रा आपको डालना होगा, वो मात्रा मैं बता रहा हूँ। जानकार कहते हैं कि प्रति हेक्टेयर 20 से 30 टन अच्छी सड़ी गोबर की खाद के साथ 100 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटाश की मात्रा होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि आपको अपनी मिट्टी और वहाँ के मौसम के हिसाब से ही पोषक तत्वों का प्रबंधन करना होगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि आपकी मिट्टी की ज़रूरत क्या है। 20 लीटर पानी में आपका 20 ग्राम बोरॉन 20 जो बाज़ार में उपलब्ध होता है, जो घुलनशील होता है, 20 ग्राम बोरॉन 20 20 लीटर पानी में मिलाना है। उसके साथ 50 ग्राम यूरिया आपको मिला देना है और उसको 10 दिन के अंतराल में आपको फूल धरने से पहले ही आपको छिड़काव करना होगा, ताकि ये जो आपका बोरॉन की कमी है, जैसे फूल आ जाना, पत्ता आ जाना है या ब्राउन कलर ऊपर में हो जाता है, ताकि ये जो हमारा मार्केट में आपको सही वैल्यू नहीं मिल पाता है, जो कस्टमर है नहीं लेता है, तो ये क्या होगा, ये आपका छिड़काव करने से उसमें आपका वो टाइट रहेगा, फूलगोभी टाइट रहेगा और सफ़ेद रहेगा। साथ साथ जो पोषक तत्व, जो बोरॉन की जो क्वालिटी है, जो स्वाद है, जो फूलगोभी में जो स्वाद आना है बोरॉन के चलते होता है। और जैसे वो जो महक है, वो गुणवत्ता है, वो बनाए रहेगा। तो ये बोरॉन आपको ज़रूर डालना है। साथ साथ जिंक का
और एक पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक। जिंक की मात्रा भी हमारे जो मिट्टी में बहुत ही कम रहता है और ये जिंक भी आपको डालना है। जैसे जिंक की कमी में क्या होगा, फूल तो पकड़ता है लेकिन फूल छितर जाता है। आप अक्सर वो देखे होंगे, फूल गोभी छितर जाता है और टाइट नहीं रहता है। तो इसलिए हमें जिंक सल्फेट हमें हमारी जो मिट्टी में डालना होगा और इसका मात्रा है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल के आपको छिड़काव करना है। उसी मात्रा फूल धरने से पहले, जैसे आप रोपाई में, जैसे मैंने बताया था, रोपाई के 10 दिन के बाद 10 दिन के अंतराल में आपको 3 बार इसको जिंक सल्फेट की जो मात्रा है आपको स्प्रे करना है। बिल्कुल सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में बात की, लेकिन एक चीज़ आवश्यक हो जाता है जानना कि अगर हमारे किसान भाई गोभी लगा रहे हैं तो शुरुआत में तो कुछ उर्वरक वगैरह डालते हैं, लेकिन उनको कैसे पता चलेगा कि जो है उसकी फसल जो है किस चीज़ की मांग कर रही है, क्योंकि इसके लिए तो मिट्टी की जांच आवश्यक हो जाएगी। तो मिट्टी का जांच हमारे किसान भाई कैसे करें और कैसे पता लगाएं कि किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि अनावश्यक रूप से पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा देना उचित नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि हमारा जब भी हम खेती करते हैं मिट्टी जांच 3 वर्ष में तो एक बार आपको ज़रूर करना है। जैसे मिट्टी जांच में ये पता चलता है कि आपका पोषक तत्व की कौन सा पोषक तत्व की कमी है और उसी हिसाब से आपको खाद डालना है। जैसे मान के चलिए नाइट्रोजन की कमी है तो हम नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, या फास्फोरस की कमी है तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो मिट्टी की जाँच, जैसे आप मिट्टी की नमूना लेंगे, नमूना लेने के बाद जो बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में इसको दे सकते हैं और हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी जो भी लेबोरेटरी है वहाँ भी आप दे के इसका जांच पता करके ही आपको खाद डालना है। और एक सॉइल हेल्थ कार्ड, उसमें आपको कार्ड जैसा दिया जाता है और उसी में कौन सा फसल लेना चाहेंगे उसमें दर्शाया जाता है और उसी हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र बताया जाता है कि आप क्या क्या खाद डाल सकते हैं। अगर भी ये देखा गया है, ये पूरे झारखंड में पूरे बात करते हैं तो हमारा यहाँ झारखंड के मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो इसलिए यूरिया और डीएपी की तो मात्रा ज़रूर हमें डालना है। जब आप गोभी वर्गीय फसल अपनी खेतों में उपजाना चाहते हैं तो आपको रोपाई से 4 से 5 सप्ताह पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। और साथ साथ जैसे मैंने बताया पोषक तत्वों की जो मात्रा है, जैसे जिंक की कमी है, कैल्शियम की कमी है और ये बोरॉन की कमी है, ये अक्सर हर फील्ड में ही दिखाई देता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उसका कमियां, उसका जो सिम्टम है क्या क्या होता है जिंक के लिए जो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर, आपने बताया विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की कमी नज़र आ रही है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि फूल छितरा रहा है या फिर उसका पीलापन आ रहा है, तो उस समय अगर कोई पोषक तत्व दिया जाए तो क्या वो लाभकारी होगा, या शुरुआत में ही अगर हमारे किसान भाई लगा रहे हैं तो उस समय देना लाभकारी होगा? शुरुआत के दौर में देना बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि उसका जो पोषक तत्व है, जैसे हम डालते हैं मिट्टी में या जैसे छिड़काव करते हैं तो पौधे के द्वारा ही उसको खींच के लेता है और पौधे उसको ग्रहण करता है। अगर हम बाद में डालते हैं, जैसे आपका कमी दिख रहा है और उस टाइम में हम डालते हैं तो क्या हो जाता है ना, उसको सही समय से यूटिलाइज नहीं करता है और उसमें पौधे में उसका कमियां को दूर नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें पहले ही हमें उसको डाल देना है, फूल धरने से पहले ही। और जैसे पोषक तत्व डालने के क्रम में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा? हाँ, पोषक तत्व जैसे आप डालते हैं तो किसान भाई जैसे जितना मात्रा है उतना घोलना होगा, ताकि उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि किसान भाई क्या करते हैं ना, 2-3 खाद को एक ही साथ घोल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो 2 खाद का क्या होगा केमिकल जो है, तो उसमें क्या है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और उसमें क्या जला देता है। तो जब भी आप किसान भाई आप जब भी डालेंगे एक ही खाद का डालेंगे। जैसे बताया जाता है, मान के चले अभी बोरन का जरूरत है तो बोरन छिड़काव करना होगा, या 2 दिन के बाद आप फिर जिंक का जो खाद है वो डालना होगा। एक ही साथ दोनों नहीं डालना है, ताकि हमारा जो पौधा है सही उसका जो ग्रहण कर पाए और उसका यूटिलाइज करके उसका जो पौधा जिसमें जो फलदार जो जितना फलन होना चाहिए उतना फलन होगा। हाँ, जैसे हमने बताया कि अगर जिंक का ज़रूरत है आज डाल रहे हैं तो 2 दिन के बाद उसका बोरन का स्प्रे कर दीजिए, ताकि उसका जो रेसिडुअल जो इफेक्ट होता है, जो एसिड जो उसमें जो केमिकल का जो कमियां या जो भी ज़्यादा हो जाता है तो उसको बैलेंस करता है। 2 दिन के बाद आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी दवाई हो गया, जैसे कीड़ा मारने वाला दवाई हो गया या
फफूंद जो दवाई है किसी के साथ किसी को नहीं मिलाना है। किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से गोभी वर्गीय जो फसल है उसमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से उसे दिया जाना चाहिए ताकि जो आपके फसल है वो बेहतर उत्पादन हो। तो निश्चित रूप से जो आपको जानकारी मिली है उसका आप इससे लाभ ले पाएंगे। आपने जो जानकारी दी इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो देखो ये जानकारी कैसे लागलक, बेस है ही नहीं। अब रौरमन के इंतजार है दूसर जानकारी कर, तो चलो दूसर जानकारी है वो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। तो ये जानकारी है कि आम एवं लीची के मंजरों की देखभाल। आम और लीची का मौसम तो आ गलक है नहीं। अब इकर में इकर जो मंजर है इके देखभाल कैसे करना है कि कैसे बचाना है ताकि लीची और आम कर फसल बहुत सुंदर हो, है नहीं। तो इकर ले रौरमन के चलू हम लेके चले थे, हमारे के विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवाई देवा थी। नमस्कार जोहार दर्शकों, नमस्कार जोहार मेरे किसान भाई बहनों। मैं सनी और कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन मौसम के अनुकूल फल सब्जी अनाज उगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से कृषि से जुड़ी जानकारी आप किसान भाई बहनों तक पहुंचाने का हम कार्य करते हैं। आज हम उपस्थित हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। आज हम बात करेंगे कि आने वाले मौसम में आम और लीची के मंजर की हमारे किसान भाई किस तरह से देखभाल करें, ये बात आज हमें बताएंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अजय द्विवेदी सर। तो आइए चलते हैं, इनसे हम बात करते हैं। किसान भाई बहन जोहार। आज हम लोग आम एवं लीची में लगने वाले मंजरों की देखभाल कैसे करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। आम एवं लीची में जो मंजर लगते हैं उनका देखभाल आज के तारीख से आरंभ नहीं होता है, ये पहले आप समझेंगे। ये देखभाल आरंभ होता है दशहरे के आसपास से। दशहरे के आसपास हथिया नक्षत्र आता है। हथिया नक्षत्र का जो बारिश होता है उसके बाद बारिश अब इधर 18-20 सालों से नहीं होता है। तो जब बारिश नहीं होता है तो ठीक है, लेकिन बारिश हो जाएगी तो आपके कंट्रोल में नहीं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। जो आपके कंट्रोल उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो आपको बारिश थमने के बाद दशहरे के आसपास हथिया नक्षत्र वाला सिंचाई तब तक नहीं करना है जब तक आम एवं लीची के पेड़ों पर कम से कम 50% फूल न आ जाएं। और फूल जब आ जाएंगे उसके बाद पहला आपका काम होगा कि आप पेड़ों की सिंचाई करें, ताकि पेड़ों की जो सिंचाई करेंगे उससे इस पर दोनों फसलों के पेड़ों पर फल की संख्या ज़्यादा आपको वहाँ पर लगी रहेगी, अन्यथा अधिक फल झड़ेगा। ऐसे प्राकृतिक रूप से आम में 1000 फल में 3 आम पेड़ पर बचता है अंतिम में। तो 3 फल भी बेचे, इसमें भी कमी न आए, इसके लिए आपको 50 पर जब फूल आ जाता है तो आप सिंचाई आरंभ कर देंगे। सिंचाई यदि उसके पहले आप करते हैं तब क्या होगा वो समझ लीजिए। अगर उसके पहले आप सिंचाई करते हैं तो इन आम और लीची के पेड़ों पर उत्तकों से फूल न निकल के उसके जगह पर पत्तियां आएंगी। एक ही उत्तक पानी पड़ता है तो पत्ती निकलती है, पानी नहीं पड़ता है तो फूल निकलता है, फूल से फिर फल बनता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल फल लेना है तो आप अब सिंचाई नहीं करेंगे। हाँ, अब 50 से जब फूल आ गया अब आप सिंचाई कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेड़ों पर फल रहे। अब सिंचाई के बाद आप क्या करेंगे इस पर ध्यान दीजिए। तो सिंचाई के बाद में अब फूल जो है, फूल का मुँह जब तक नहीं खुलता है, मंजर का मुँह बंद रहता है, तब तक आपको इन पेड़ों पर लगने वाले कीट एवं रोग की रोकथाम के लिए आपको कीटनाशकों का प्रयोग करना होगा। कीटनाशकों के प्रयोग में आप एक टर्म जानते हैं FIR। F से होता है फंगस, मतलब पहले हमको रोग की दवा करनी होगी। उसके बाद R मतलब I मतलब कि इंसेक्ट माने कीड़ा का दवा। तो पहले आपको रोग की दवा छिड़कने, फिर कीड़ा का। रोग के दवा में आप क्या छिड़केंगे तो मैंकोजेब नाम की दवा 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम घोल करके आप अपने पेड़ों पर छिड़क दें। आप एक दिन में ही दोनों दवा को 1.5 घंटे से 2 घंटे का अंतराल पर छिड़क सकते हैं। एक ही घोल में दोनों को नहीं मिलाएंगे, ये बात का ध्यान रखेंगे। और नहीं तो फिर 2 दिन अलग अलग छिड़किए, एक दिन में आप नहीं छिड़क सकते हैं तो। और पहला तो आप ये मैंकोजेब डालेंगे 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम घोल करके पूरे पेड़ पर पत्ते के दोनों साइड में, ऊपर एवं नीचे दोनों साइड
आपको दवा छिड़कनी है। ये नहीं कि केवल ऊपर ऊपर छिड़काव होगा, फवारा सिस्टम से आप छिड़काव करते ऊपर से पेड़ के ऊपर छिड़काव कर दे, नीचे से पत्ता पर नहीं पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा, दोनों तरफ पड़े। इसी तरह सेम भी जो कीड़े मारने की दवा है इमिडाक्लोप्रिड नाम का दवा का प्रयोग कीजिए। 3 लीटर पानी में 1 ml घोलिए और पेड़ पर छिड़काव कीजिए। इन दोनों से क्या होगा कि आपके पेड़ों में किसी भी तरह का कोई भी रोग ना आएगा, ना कीड़ा लगेगा। अगर मुंह खुल जाता है फूल का, अब आप किसी भी कीटनाशक का प्रयोग या रोगनाशक का रासायनिक का प्रयोग नहीं करेंगे। अन्यथा आप जानते हैं कि ये दोनों फसल पर परागन से इनमें फल लगता है, तो पर परागन के लिए कोई ना कोई मधुमक्खी आए, चाहे कोई अन्य कीड़े आए, तो वो कीड़े इनके गंध से आएंगे नहीं, आए हुए हैं तो मर जाएंगे। इसलिए आप जो है जब फूल का मुंह खुलता है उसके बाद कोई दवा नहीं छिड़किएगा। अब कुछ हो जो भी कीड़े रोग लगने होंगे लगें, और प्रकृति पर छोड़ दीजिए, उसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। और इनके सिवाय में भाइयों, आप जब फूल से फल जब आ जाए, फूल से जब फल आ जाए तो जैसे ही फल लगता है फिर एक बार इन दवाओं का आप रिपीटिशन करेंगे। लेकिन फल जब तक नहीं लगता तब तक उसके पहले कोई दवा नहीं डालेंगे, अन्यथा आपके साथ खेला हो जाएगा। इसके सिवाय आप इन पेड़ों पर फल ज़्यादा से ज़्यादा टिके, उसके लिए आप प्लेनोफिक्स नाम की दवा 10 लीटर पानी में 1.5 ml घोल करके छिड़काव करें। लीची के पेड़ पर जिंक सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, इनकी भी दवा 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मतलब कि 0.1% घोल का आप छिड़काव करें, तो लीची के फल जो है वो आपको फटेगा नहीं। लीची के फल देखते हैं कि फटता है, तो वो फटेगा नहीं, उसका ये समाधान है। और साथ ही साथ सिंचाई बराबर हमेशा 15 से 20 दिन के अंतराल पर करते रहिए, जब तक कि आपका फल मैच्योर नहीं होता। मैच्योर होने के बाद आपको सिंचाई बंद कर देना है। अब वो पकेगा फल और उसको तोड़ करके मैच्योर लीची तो जब तक पकता नहीं तब तक आपको तोड़ना ही नहीं है, लेकिन पानी रोक दीजिएगा तब मैच्योर से पकने की ओर जाएगा। और थोड़ा सा पूर्णतः ज़्यादा पकने के पहले आप उसको तोड़कर बाजार में बेच सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखिए, इससे आपको आम और लीची के फल अच्छे मिलते हैं। तो देखो किसान भाई बहन में आज रौरमन के 2 जानकारी दिली, और 2 जानकारी बेस है नहीं सेल रौरमन के हमेशा कहिला कि रौठीन अगर कोई जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरमन आज मनोज वर्मा के इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।